क्या चाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आवाज़ ठीक आ रही? जी सर। चलो गुड। सब स्टूडेंट्स को वेलकम। तो जिस तरह आपको पता है कि हम अपना ये आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में, और प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक है और आज इस पे हमारा तीसरा लेक्चर है। तो अगर हम इसकी समरी बनाएं तो ओवरऑल बहुत मुश्किल मुझे हो रही है आपको ये टॉपिक पढ़ाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस में ये एज अ मेजर कोर्स है और इस पे तकरीबन 4 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हम प्रोबेबिलिटी के जो है वो पढ़ाते हैं। तो इस हवाले से फिर ये सारा इसकी समरी बना के एक चैप्टर की फॉर्म में प्रेजेंट करना, और फिर आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है और कंप्यूटर साइंस है, तो इस हवाले से स्पेशली बात करना तो थोड़ी इस हवाले से मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बुक हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है इस चैप्टर के हवाले से। तो स्पेशली इस पे हमें फोकस करने और हम फोकस कर रहे हैं। तो जिस तरह आप अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ी, फिर हमने पिछली क्लास में इसकी 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज हम इसी तरह एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो डेफिनेशंस जो है वो हम देखेंगे। तो थोड़ा पढ़ेंगे बट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कंसीडर करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन किए थे, एक कॉम्प्लीमेंट लॉ को यूज़ करते हुए और इंटरसेक्शन ऑफ यूनिट्स को यूज़ करते हुए। जिस तरह आपको याद है ये हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व की थी, ये एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे, फाइल सेव हुई या नहीं हुई। तो इसमें हमने देखा कि हार्ड ड्राइव जो थी वो क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी 0.01 थी। पहला बैकअप जो था उसके क्रैश करने की और दूसरे के क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी सेम थी 0.02। तो हमें कहा गया कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो जो इंफॉर्मेशन थी वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो। तो हमने इस पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया, हमने इसको किया 1 माइनस पी ऑफ लॉस, यानी हम यहाँ देख रहे थे कि हमारे पास सेव की इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करना थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेव। तो इसके लिए हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी वो सारी की सारी क्रैश होने की गिवन थी। तो उस क्रैश इंफॉर्मेशन में से हमने फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्रैश थी वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अब क्रैश में भी हमें पता था कि यहाँ 3 डिफरेंट तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन थी। एक हमारे पास जो ओरिजिनल हार्ड डिस्क थी उसके क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी थी। तो सपोज अगर हम उसको हार्ड डिस्क से कह रहे हैं मल्टीप्लाई हमें करना था इसको, जो सेकंड हमारे पास बैकअप में थी जिसको B1 कहा गया उससे मल्टीप्लाई किया। फिर थर्ड पे हमने जो हमारे पास दूसरा बैकअप था उसके क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश निकाल लिया। तो ये फाइंड करने के बाद फिर हमने इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश किया, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया इंफॉर्मेशन सेव होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हम लास्ट टाइम एग्जांपल कर रहे थे जिसमें 2 लॉ एट ए टाइम यूज़ हो रहे थे। एक हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट लॉ और दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ यूनिट्स। जिस तरह आप यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हार्ड डिस्क क्रैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैकअप क्रैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैकअप क्रैश। तो यहाँ तक हम बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी पे है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ फेस करना पड़ेगा। तो लेट्स सी आज के लिए जो हम स्टार्ट करें, ये एग्जांपल है 2.19। अब इसमें बात हो रही है शटल लॉन्च डिपेंड्स ऑन 3 की डिवाइसेस। एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है
shows that a shuttle launch depends on three key devices that operate independently of each other and malfunction with probability 0.01, 0.02 and 0.02. मतलब शटल लॉन्च है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड कर रही है इन तीन डिवाइसेस पे, और जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो इन डिवाइसेस के फेलियर की गिवन है, मेल फंक्शन मीन देयर फेलियर। तो शटल लॉन्च उस वक्त प्रॉपरली रहेगी जब तीनों डिवाइसेस जो है वो ठीक प्रॉपरली ऑपरेट कर रही होगी। तो हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है बिल्कुल ऐसी जैसे पिछले एग्जांपल में क्रैश की प्रोबेबिलिटी दी गई, तो यहाँ फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी जा रही है 0.01 पहले डिवाइस का फेलियर, ये 0.02 दूसरे डिवाइस और 0.02 तीसरे डिवाइस का फेलियर। इफ एनी ऑफ द की डिवाइसेस malfunctions, अगर कोई भी की डिवाइस फेलियर हो जाती है द लॉन्च विल बी पोस्टपोन, तो लॉन्च शटल लॉन्च नहीं होगी। तो कंप्यूट हमें करना है द प्रोबेबिलिटी फॉर द शटल टू बी लॉन्च ऑन टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो शटल है वो प्रॉपरली लॉन्च है, तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऑन टाइम लॉन्च की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। सो सिंपली देखिए बिल्कुल वैसे ही जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो फेलियर के लिए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। उसमें आपको पता है फर्स्ट डिवाइस अगर मैं इसको D1 कहता हूँ तो इसका फेलियर हमें प्रोवाइड किया गया और मल्टीप्लाई दूसरी डिवाइस के फेलियर का रिस्क हमें दिया गया, मल्टीप्लाई तीसरी डिवाइस के फेलियर का रिस्क हमें दिया गया। तो इधर आप फार्मूले में नोट करें कि इन्होंने हमें H बार और B1 बार और B2 बार प्रोवाइड किया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं अपना इमेट, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं लेट, ये आपने लिखना भी है, लेट P ऑफ H यहाँ इमेट हम डिफाइन करें लेट H कैपिटल H be the event that first device work properly। तो ये सपोज पहला इवेंट हमने डिफाइन किया फर्स्ट डिवाइस के लिए, इसी तरह लेट B1 be the event that second device work properly। इसी तरह लेट B2 be the event that third device work properly। ये हमें इमेज डिफाइन करना होता है, किसी भी क्वेश्चन के स्टार्ट में हम पहले उसके इमेज डिफाइन करते हैं। जिस तरह कल हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन लॉस हार्ड डिस्क के हवाले से, तो उसी तरह हम कह देंगे लेट एच बी द इवेंट दैट हार्ड डिस्क वर्क प्रॉपरली, और इसी तरह B1 जो बैकअप 1 है वो वर्क प्रॉपरली और B2 सेकेंड बैकअप जो है वो वर्क प्रॉपरली। तो लेट B2 बी द इवेंट दैट थर्ड डिवाइस वर्क प्रॉपरली। ये हमने इमेज डिफाइन कर ली। इमेज ये आप पहले भी समझ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ H बार लिखा हुआ है, तो इस H बार का मतलब है इस का कॉम्प्लीमेंट, यानी H का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम कह रहे हैं लेट H बी द इमेज दैट फर्स्ट डिवाइस वर्क प्रॉपरली, तो H बार का मतलब क्या होगा, बार का मतलब होगा कि जो हमारे पास पहली डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रोवाइड की गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार इज इक्वल टू 0.01। इसी तरह B1 जो है ये हमारे पास
है इवेंट दैट सेकंड डिवाइस वर्क प्रॉपरली। तो B1 बार का मतलब होगा कि जो फर्स्ट हमारे पास जो सेकंड डिवाइस है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही। इसी तरह हमने डिफाइन किया कि जो B2 है वो इवेंट है कि जो डिवाइस थर्ड है वो वर्क प्रॉपरली कर रही है, उसका फेलियर नहीं हुआ। तो B2 बार का मतलब है कि उसका फेलियर हो चुका है। तो ये 3 इवेंट हमने डिफाइन कर लिए। तो अब आप कॉम्प्लीमेंट लॉ से काफ़ी फेमिलियर हैं और फेमिलियर होना भी चाहिए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार जो हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए ये साइन मैं नहीं यूज़ कर रहा, एच बार है। तो अब सिंपली बार है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट है। तो इसी तरह जो हमारे पास बी बार है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब उसका फेलियर नहीं हुआ। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ जो B2 बार है तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 वर्क प्रॉपरली। तो ये 3 इवेंट हमने डिफाइन कर लिए। तो अब इसमें सिंपली हमने जो हमारे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी थी वो पुट करके 1 माइनस करके मल्टीप्लाई किया तो 0.9508 आंसर आ गया। तो अब नो हाउ विद द सेम प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं हम। जो 0.9508 आया तो हम कहेंगे कि ऑन टाइम जो शटल लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 95% चांस है। तो आई रिपीट, अगर तीनों जो डिवाइसेस हैं वो वर्क प्रॉपरली करती हैं तो इस केस में जो शटल है उसको ऑन टाइम लॉन्च होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.95 और 95% चांस है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें और ले मैन अनएजुकेटेड बंदे की आसानी के लिए हम कहें तो हम कहेंगे देयर इज अ चांस 95% चांस दैट द शटल विल लॉन्च प्रॉपरली इन केस इफ ऑल डिवाइसेस वर्क प्रॉपरली। तो ये हमारे पास तकरीबन कल से मैच करता हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें भी आप देखें हमारी दोहरी प्रैक्टिस होगी, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी रिवाइज हो गया और इसके साथ जो हमारे पास इंटरसेक्शन है लॉ वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो इसके बाद जो हमने नेक्स्ट देखना है अब, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं जो आप लोगों के लिए नहीं है, तो वो मैं यहाँ नहीं ले रहा, तो आप भी इसी को फॉलो करेंगे। इसके बाद है इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन हमने पहले नहीं पढ़ी। ऐसे इवेंट्स जिनकी अकरेंस का चांस सेम हो तो वो इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। एंड इवेंट इज नोन एज इक्वली लाइकली इफ इट्स चांस ऑफ अकरेंस इज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन जब फ्लिप कर रहे होते हैं तो उसके फॉल करने से पहले हेड आने का चांस और टेल आने का चांस सेम है, सो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। इसी तरह हम डाई रोल करते हैं तो डाई फॉल करने से पहले 1 2 3 4 5 6 किसी भी साइड पे डाई फॉल करने का चांस सेम है और वो 1/6 है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट के लिए ये 2 एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे कोट किए हैं जो कंपैरेटिवली आसान है। जैसे ये बात हो रही है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ ब्रिज 52 कार्ड डेक एट रैंडम, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ स्पेड। तो आप लोगों को पता होगा कि एक जो कार्ड है हमारे पास स्पेड है उसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं और उसको स्प्लिट किया गया होता है 4 सूट्स की फॉर्म में। तो हर सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं और यहाँ पे इसको फिर नाम भी दिया जाता है, कुछ मुझे याद है, स्पेड्स है, क्लब है, फिर हार्ट्स है और डायमंड्स आई थिंक है। तो ये इसकी
सूट्स के नेम्स हैं और हर सूट के अंदर 13 कार्ड्स। तो अब हमें क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ स्पेड। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो कार्ड सिलेक्ट किया गया वो स्पेड है। तो स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स हैं और जो सूट जो डेक के अंदर टोटल कार्ड्स हैं वो 52 है। तो जब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, तो वो हमारे पास बनेगा इक्वल टू, अब यहाँ पे ज़रा नोट करें कि जो स्पेड्स के 13 कार्ड्स हैं तो उसमें से तो एक निकाल लें ना, तो इसको हम लिखते हैं 13C1। आप लोगों ने मैट्रिक अब भी पढ़ रहे हैं और इंटर लेवल पे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको अंदाज़ा है कि हम इसको कम्बिनेशन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कौन सा कार्ड सिलेक्ट होगा। तो 13 में से एक हम सिलेक्ट करें डिवाइडेड बाई जो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं उसमें से भी हम एक सिलेक्ट करें। तो इसका आंसर फिर बनेगा इक्वल टू 13C1 13 और 52C1 52। तो 13/52 और 13/52 का मतलब जो चांस है वो 1/4 है। सो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। इसके बाद अगली डेफिनेशन हम देखते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। यू नो बेटर, जब हम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तो उसे परमुटेशंस की डेफिनेशन में लाते हैं और जब अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन में हम लाते हैं। तो इसके बाद है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अगर हम कोई यूनिट सिलेक्ट करते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं पॉपुलेशन में, तो उसे हम और फिर अगला इवेंट हम सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं। यानी एक इवेंट हमने फॉर एग्जांपल एक बास्केट है उसके अंदर 10 बॉल्स हैं, तो हमने पहली बॉल सिलेक्ट की, उसका कलर वगैरह नोट किया और उसको बास्केट में रिटर्न कर दिया और फिर दोबारा दूसरा बॉल सिलेक्ट किया, तो ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। और अगर हम बास्केट में से बॉल सिलेक्ट करें उसका कलर वगैरह नोट करें और उसको हम बाहर रहने दें और फिर बाकी बॉल्स में से बॉल सिलेक्ट करें, तो ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में किसी जगह पे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सूटेड है और किसी जगह पे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट सूटेड है। तो परमुटेशन पे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परमुटेशंस विद रिप्लेसमेंट की सूरत में ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं n⁴k। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी पढ़ते आ रहे थे, कैपिटल N और इसकी पावर में स्मॉल n, कैपिटल N और इसकी पावर में स्मॉल n। तो ये फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं अगर विद रिप्लेसमेंट है। तो इसी तरह आपको पता है कि अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो फिर हम फार्मूला लेते हैं NPR, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो NPR। और कम्बिनेशन के लिए ये लोग हम फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं NCR। तो ये आगे हमारे पास इसके एक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी आवाज़ आ रही? जैसे आवाज आ रही? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो। अच्छा, इसके बाद ये एग्जांपल है 2.27 फ्रॉम एन सर आ रही अल्फाबेट। जी गुड। फ्रॉम एन अल्फाबेट कंसिस्टिंग ऑफ 10 डिजिट्स, 26 लोअर केस एंड 26 कैपिटल लेटर्स, वन कैन क्रिएट, पासवर्ड क्रिएट करने की बात हो रही है। तो अगर टोटल हमारे पास ये स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में मिला के 62 हैं, तो अगर 8 डिजिट बेस्ड अगर पासवर्ड क्रिएट करना हो तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप देखें। तो ये हमारे पास परमुटेशन का क्वेश्चन यहाँ पे। इसी तरह अगली एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट में in how many ways can 10 students be seated in a classroom with 15 chairs। रूम में 15 चेयर्स हैं और 10 स्टूडेंट्स का सिटिंग प्लान देखना है।
तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो टोटल हमारे पास जो n है, स्मॉल n वो 15 है, और उसमें से सिलेक्टेड चेयर्स स्मॉल r जो है वो 10 है। तो n p r सॉल्व किया तो ये इसका आंसर बनेगा परमुटेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसी तरह कम्बिनेशन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स दैट 3 फोल्डर्स आउट ऑफ 10 आर इन्फेक्टेड। तो 10 फोल्डर्स हैं, उसमें से 3 फोल्डर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब यहाँ सोचना ये है कि यहाँ पॉसिबिलिटीज से क्या मतलब है। मतलब देखें कि जो हमारे पास टोटल फोल्डर्स हैं वो 10 है, और उसमें से जो इफेक्टेड हैं वो 3 हैं। तो अब वो 3 कौन से हो सकते हैं। मे बी वो पहले 3 हो, ठीक है। जिस तरह सपोज मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ, फोल्डर 1, फोल्डर 2 अप टू फोल्डर 10। तो हमें श्योरिटी नहीं है, हमें ये बताया गया है कि 10 में से 3 ऐसे फोल्डर हैं जो इन्फेक्टेड हैं, बट वो कौन से ये हमें अंदाज़ा नहीं है। तो इसके लिए अब हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेंगे और पॉसिबिलिटी सर्च करेंगे। तो जो कम्बिनेशन का फार्मूला लगा के जब हमने इसे सॉल्व किया 10C3 से, तो आंसर आया 120। तो 120 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन कौन से फोल्डर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लाइक F1, F2 और F3 सपोज करें, ये पहले तीनों फोल्डर इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसी तरह पहला, दूसरा और चौथा फोल्डर इन्फेक्टेड हो सकता है। इसी तरह पहला, दूसरा और पांचवा फोल्डर इन्फेक्टेड हो सकता है, सो ऑन। तो ये रिपीट होते होते जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 120 बनेगी। मतलब जो फोल्डर्स हैं उनके इन्फेक्टेड होने में कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है, बट कम्बिनेशन है, सो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 120। तो ये कम्बिनेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपकी फील्ड से, तो भी आप लोग देख लेंगे। ये कुछ रूल दिए गए हैं, तो यू नो रूल इम्प्लीमेंट जब हम NC0 करेंगे तो आंसर 1 आता है, NC1 करेंगे तो n आएगा, NCK करेंगे तो ये कम्बिनेशन के रिजल्ट आते हैं। ये हम मैथमेटिकली पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन क्यूरीज हुई तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देयर आर 20 कंप्यूटर्स इन अ स्टोर, अमंग देम 15 आर ब्रांड न्यू एंड 5 आर रिफर्बिश्ड। तो 20 कंप्यूटर्स हैं स्टोर में, 15 बिल्कुल न्यू है, 5 जो है वो यूज्ड है और उनको फर्निश किया गया है। 6 कंप्यूटर्स आर परचेज फॉर अ स्टूडेंट लैब। अब इस 20 में से 6 परचेज करने हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट लुक दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो देखने से नहीं पता चलता कि ये जो 20 कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें से जो 15 जो हैं वो ब्रांड न्यू हैं, ब्रांड न्यू जो है वो 15 है, और जो यूज्ड हैं और उनको पॉलिश वगैरह किया गया तो वो 5 हैं। तो इनकी जो अपीयरेंस है वहाँ से पता नहीं चलता कि ये यूज्ड हैं या बिल्कुल न्यू है। तो टोटल 20 हैं, और उसमें से जो 15 है वो ब्रांड न्यू है, और 5 जो है वो यूज्ड है। तो जो सिलेक्ट करने वो हमारे पास हैं 6, इसमें से 6 हमें चूज़ करना है। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द चूजन कंप्यूटर्स 2 आर रिफर्बिश्ड। तो ये हमें बताना है कि जो हमने सिलेक्ट किए तो उसमें से 2 जो हैं वो यूज्ड हैं, तो 2 आर यूज्ड। तो 2 यूज्ड हैं और 6 हमें सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब है जो बाकी 4 हैं वो हम ब्रांड न्यू सिलेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी चेन बना ली। तो अब देखें, मैं इसको फिर रिपीट कर दूँ, 15 ब्रांड न्यू कंप्यूटर्स हैं, 5 यूज्ड हैं, टोटल 20 हैं, उसमें से 6 हमें सिलेक्ट करना है। और जो सिलेक्शन है उसमें हमें 2 ऐसे कंप्यूटर चाहिए जो यूज्ड हों, या कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द चूजन कंप्यूटर्स 2 आर रिफर्बिश्ड। तो जो हमने सिलेक्ट किए हैं तो वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी लेना है कि जो 6 सिलेक्ट हुए उसमें से 2 यूज्ड आ गए, और जो 4 हैं वो ब्रांड न्यू है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 तरह से काम करना है। एक तो हमें लेना है कि जो सिलेक्शन है वो हम कैसे करेंगे। तो पहले टोटल 20 में से 6 सिलेक्ट करने के लिए कम्बिनेशन का फार्मूला लगाया, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से निकाली।
बाद जो दूसरा इवेंट हमारा बनेगा वो पर्टिकुलर जो सिलेक्शन है, जैसे 5 जो थे वो यूज थे तो उसमें से 2 सिलेक्ट करना थे और 15 जो ब्रांड न्यू उसमें से 4। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने ये अलग से निकाली। अब एंड पे जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी टू रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स के लिए, तो इस इवेंट की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसको डिवाइड कर देंगे जो पीछे हमने टोटल के लिए फाइंड किया है 26 के लिए, ये आंसर। जब इस पे हमने डिवाइड किया तो प्रोबेबिलिटी हमें मिली 0.3522। तो यानी 2 यूज्ड जो कंप्यूटर्स हैं उसके सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3522। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं। तो इसको हम इंटरप्रेट करेंगे देयर इज ऑलमोस्ट 35% chance that a selected computer is refurbished। तो ये हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाले। तो जो हमने 2 कंप्यूटर जो सिलेक्ट हुए तो चांस है 35% के, जो टोटल हमने 6 सिलेक्ट किए तो 35% चांस है कि उसमें से 2 जो हैं वो रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे परमुटेशन और कम्बिनेशन पे हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली। तो ये एंड पे रूल उसी तरह दिए गए कम्बिनेशन के लिए। तो इसके बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंस, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश, कोई क्वेश्चन? आज की हमारी क्लास जो है वो ओवर हुई। इस टॉपिक के डेफिनेशंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ने क्लास ली है तो इन्हीं की अटेंडेंस होगी। अल्लाह हाफ़िज़।